Hello, dear learners. Today we will discuss a story entitled The Barber Trade Union by मुल्क राज आनंद। आज हम इस कहानी की चर्चा करेंगे। मुल्क राज आनंद की एक इंडियन कास्टिसिज्म और ऑर्थोडॉक्सी और हिपोक्रेसी पर बेस्ड ये कहानी है। कहानी में यदि हम बात करें तो राइटर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब तक मैं हमारे गांव के नाई के लड़के चंदू का जिक्र न करूं, उसके आधुनिक भारत के निर्माताओं की सूची में उसका नाम नहीं आएगा, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं जोड़ा जाएगा, मैं उसकी जब तक उसके बलिदान की बात न करूं। और राइटर चंदू बार्बर बॉय और अपने दोस्ताने में राइटर स्वयं यहाँ एक स्टोरी टेलर के रूप में प्रस्तुत हुआ है। और स्टोरी टेलर के रूप में राइटर जो कि एक ब्राह्मण बॉय है और चंदू जो बार्बर बॉय है, दोनों सिंबॉलिकल सिग्निफिकेंटिव कैरेक्टर्स have been presented in this story. Chandu for the low caste and the storyteller Brahmin boy as in Indian theologies, Indian culture, the Brahmin the upper caste boy. राइटर कहता है कि चंदू प्रारंभ से ही अपने बहुत सारे कार्यों में मुझसे बहुत अच्छा रहा और वो मेरा आदर्श, मेरा हीरो रहा। यकीनन इस स्टोरी में चंदू प्रोटोगोनिस्ट के रूप में है। द होल स्टोरी मूव्स अराउंड हिम। राइटर कहता है कि चंदू मेरा आदर्श रहा है और चंदू बहुत एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लड़का था। प्रारंभ से, बिगिनिंग से हम जनरली स्टार्टिंग में हमारे बचपन के जो खेल खेला करते थे, शॉप कीपिंग है और इस तरह के जो गेम्स है जो बच्चों के हुआ करते हैं, वो हम खेला करते थे। सोल्जरिंग, शॉप कीपिंग, इस तरह के हम गेम खेलते थे। एक्सीलेंट था। अन्य और कार्यों में जैसे कि बचपन में बच्चे करते हैं, वो वास्प पकड़ने में बहुत एक्सीलेंट था। स्पेशली उनकी पूंछ को दबाकर उससे पॉइजन निकालने में। और मेरी तो मैं बता दूं आपको कि मैं जब ऐसा करने का प्रयास करता था तो मुझे तो गाल पे इन वास्प के द्वारा स्टंग काट लिया जाता था। वो स्कूल में, यदि हम बात करें स्कूल में, तो मेरा हीरो चंदू वास्तव में एक्सीलेंट था। वो हर चीज को बहुत बाई हार्ट कर लिया करता था। पोइट्री को, प्रोज को भी, लंबी लंबी प्रोज को भी पोइट्री की तरह वो लर्न कर लिया करता था। हाँ, एक बात जरूर है कि वो मैथमेटिक्स में मेरी तरह नहीं था। इतना एक्सपर्ट और इतना एडवांस, इतना इंटेलिजेंट नहीं था जितना मैं था। पर इसका एक रीजन था। चंदू के पिता अपना पेरेंटल जो उनका बिजनेस था, लोगों के घरों पे जाके उनकी कटिंग करना, दाढ़ियां बनाना, और इसका प्रैक्टिस उसके पिता ने उसको ट्रेडिशनली वेरी अर्ली देना शुरू कर दिया था। और वो अक्सर अराउंड इन विलेज जाया करता था और उसके बाद वो स्कूल जाता था। तो शायद यही रीजन रहा कि जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता था। चंदू को विद्यालय में, स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती थी और इस बात को लेकर मेरी माँ अक्सर मुझे बोला करती थी, चंदू के साथ मत रहा करो। एक फैक्टर तो ये था कि चंदू लो कास्ट बॉय है और दूसरा मेरी माँ के चिढ़ने का जो कारण था वो ये था कि चंदू को स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती थी। दैट मीन्स उसको
फीस देनी नहीं पड़ती थी और मुझे स्कूल में फीस देनी पड़ती थी। थोड़े दिनों के बाद चंदू के पिता की प्लेग से मौत हो गई और सारी परिवार की जिम्मेदारियां चंदू पर आ गई। अब चंदू पहले से फ्री हो गया। सुबह स्कूल जाने से पहले चंदू अपना रोजाना के रूटीन के काम करता और उसके बाद वो यहाँ से कस्बे में लाला हुकमचंद की फीटन एक कैरीज, क्लोज्ड कैरीज का जिक्र आया, उसके पीछे बैठकर और चुपचाप वो कस्बे तक जाता और वहां कस्बे में उसने अनेकों प्रकार से, एक प्रकार से उसने इनोवेशन से देखे और उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। स्पेशली वहां पर वो डॉक्टर कलन खां की जो ड्रेस है, डॉक्टर कलन खां एक डेंटिस्ट, उसका जो ड्रेस, उसके औजार, क्लिनिकल औजार, इन सबको देखकर वो बड़ा आकर्षित होता था और उनको वो अक्सर सोचा करता था कि वो भी ऐसा वो करे। एक दिन मेरे हीरो चंदू ने मुझसे कहा कि यदि मैं डॉक्टर कलन खां की ड्रेस, वाइट कोट, लेदर बैग, पम्प शू, यदि ऐसा मैं पहनूं तो कैसा लगूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा। ये हम बात करेंगे हमारा क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस स्टोरी, उसमें इनका सबका मीनिंग आएगा। What purpose for these questions writer puts here through the mouthpiece of these characters। लेकिन वास्तव में चंदू फ्री था, कस्बे तक वो जाता था, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं था, मुझे अलाउड नहीं था, मैं इतना फ्री नहीं था। और मेरा मित्र, मेरा दोस्त कस्बे से मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाता था और मुझे कस्बे की सारी एक्टिविटीज, वहाँ के नवाचारों से एंटरटेन किया करता था। वहाँ से वो मेरे लिए पेंटिंग ब्रश, गोल्ड इंक, वाइट चौक, इस तरह की चीजें, वो टू साइडेड नाइफ, टू शार्पन पेंसिल, इस तरह की चीजें लाता था और एंटरटेन किया करता था। एक दिन गजब हुआ कि अचानक मेरे सामने मेरा हीरो, और रियली एक हीरो की तरह सूटेड बूटेड डॉक्टर कलन खां की ड्रेस में मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। वो पम्प शूज पहने हुए और वाइट कोट, हाथ में लीदर बैग, और वो एक जेंटलमैन स्टाइल में, और मुझसे कहा मैं कैसा लग रहा हूं, और मैंने कहा मार्वलस, मार्वलस, इतना कहकर, और वो कस्बे में गांव की तरफ बढ़ा और मैं भी उसके पीछे पीछे लगा। और ये सबसे पहले अपने रूटीन वर्क के लिए जाता है राज विजय चंद, जो कि लैंडलॉर्ड है, उसके घर। मैं उसके डिस्टेंस से फॉलो करता हुआ चला और जो ही इसका प्रवेश होता है, राज विजय चंद जो कि अभी अभी लेबोरेटरी से निकला ही था, अपने कान पर जनेऊ जिसको हम बोलते हैं, कॉटन थ्रेड ओवर हिज ईयर, और उसको देखते ही, चंदू को देखते ही विजय चंद एक फाउलिंग और एब्यूजिंग लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट करते हैं, राम राम राम, you have defied my religion, having here such posture, अंग्रेजी शूज and white coat, leather bag of hide cow or marrow of other animals. Get out from here, otherwise I have to flog you। लेकिन वो तर्क करता है, बट विजय चंद साहब, लॉर्ड साहब, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस ड्रेस। और इस तरह का जब वो करता है
तो यहाँ एक चीज और बताई जाती है कि विजय चंद का एक छोटा बेटा जिसका नाम देवी बताया, जाते समय बड़ा क्लैपिंग करके स्वागत करता है और मिशनरी ड्रेस, मिशनरी साहब की तरफ से देखकर बड़ा क्लैपिंग करता है। पर जब वो उसको वहां से विजय चंद इस तरह से एब्यूजिंग लैंग्वेज में भगाते हैं तो बड़ा चिल्लाने से लगता है, तो राइटर उसको कंसोल करने लगता है, सबसाइड करने लगता है। ये आगे जब बढ़ता है तो वहां कोने पर थानूराम, जो कि कोने पे ग्रोसर जो स्टोर है उसके वहां से उसको देखता है और वो भी उसको भला बुरा कहता है, यू स्वाइन बी इन द ड्रेस बी फिटेड टू योर कास्ट। इस कहानी में सबसे ज्यादा यदि नोटेबल चीजें हैं तो ये जो डायलॉग के माध्यम से राइटर हमारा बता रहा है, ये चीजें सब हम क्रिटिकल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे, व्हाट सिंबॉलिकल मीनिंग दीज हैव। लेकिन थानूराम जो कि साहूकार है, उसने जिस तरह से उसको भले बुरे सो कहा और ये कहा कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम बिल्कुल आवारा हो गए हो, यू शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर होम, योर मदर, और you little swine, get out and be in the proper posture or the dress be fitted to your caste। इसी बीच हमारा जो हीरो उसका पीछा कर रहा था, उसको बहुत बुरा लगा कि उसके हीरो की इंसल्ट की जा रही है। लेकिन उसी समय विजय चंद के यहाँ से पंडित परमानंद जो उधर से निकलते हैं, उस बीच में मैं मेरे हीरो से कहना चाहता हूं कि जाओ पंडित परमानंद को ये ड्रेस दिखाकर बोलो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस ड्रेस। और इस समय पंडित परमानंद भी ऐसे शब्दों का, एब्यूजिंग वर्ड्स का उसके लिए प्रयोग करते हैं और यहाँ डिस्क्रिमिनेटिव डायलॉग वो यूज करता है। वो कहता है, ओ you are also in league with him। अच्छा, तो तुम भी इसके साथ हो। The modern education has spoiled you, but you the higher caste, you have to be the learned man and he is the low caste, he is the ragyu। इन शब्दों का प्रयोग जब किया जाता है, हमारा चंदू बहुत ज्यादा क्रेस्ट फालन हो जाता है, अबैक्ड, बिल्कुल वो निराश हो जाता है और वहां से भागता है। हमारा ये राइटर उसका पीछा करता है, लेकिन उसे इतना इंसल्टेड महसूस होता है कि वो राइटर की तरफ भी इस तरह का देखता है। राइटर सोचता है कि वो मुझसे नाराज होगा, लेकिन मुस्कुरा कर चल देता है और कहता है, देखना एक दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन रोता है या कौन हंसता है, ये या फिर मैं। दैट मीन्स वो कुछ करने जा रहा था और वो ये कि उसने वहां आपके जो एक निरंजन दास की दुकान है कस्बे में, उस निरंजन दास की दुकान को देखकर उसके दिमाग में आइडिया आया टू गो टू स्ट्राइक, कि यहाँ वो लोगों का जो ट्रेडिशनल घर घर जाकर उनकी कटिंग करता है, दाढ़ी बनाता है, कुछ मिनिमम पैसे में, ये सब वो बंद करना चाहता। रियली वो स्ट्राइक पर चला जाता है। वहां के लोग परेशान हो जाते हैं, तो वर्खा से वो किसी दूसरे नाई को बुलाते हैं। इसको पहले 2 पैसे या कम पैसे देकर उससे काम करवाते थे, अब दुगना उसको देने को तैयार है, लेकिन इसने दन्नू जो कि इसका कजीन है बरखा का, उसे मना कर दिया है टू कट देयर हेयर एंड टू सेव देम।
अब तो ये स्थिति हो गई है कि उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो गई है, बहुत अनसिविलाइज्ड से वो दिखने लग गए हैं। और यहाँ ऐसी स्थिति हो गई कि वो बहुत जंगली जैसे दिखने लग गए हैं। सारे कस्बे में, सारे गांव में एक रमर फैल गया है दैट चंदू बार्बर बॉय हैज गॉन ऑन स्ट्राइक। उन्होंने, गांव वालों ने चंदू की माँ को कई तरह से धमकियां तक दी कि वो अपने बच्चों को समझाए और उसे अपने काम पर भेजे, अन्यथा वो पुलिस में उसकी शिकायत करेंगे, उसे दंड देंगे। पर उसकी माँ भी अब सॉलिड हो गई थी पहले से ज्यादा, और इतनी सॉलिड हो गई थी कि उसने बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन भोगा था। तो उसने भी कह दिया अपने स्ट्रिक्ट शब्दों में कि वो शी डजंट केयर फॉर देम। हमारा चंदू वास्तव में इनोवेटिव है। उसने लाला हुकमचंद का लड़का जो कि गैमलर है, वहां हाड़ तोड़ मेहनत करके मित्र से बोलता है, राइटर से, आई सेव्ड 1 रुपी and I want to purchase a bicycle from लाला हुकमचंद गैमलर सन। और एक दिन वो वास्तव में 5 रुपए में वो बाइसिकल खरीद लेता है। राइटर को भी रहता है कि मुझे भी कभी कभी चलाने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। और वो जब लेकर आता है तो राइटर से कहता है कि भाई तुम मुझे पीछे से होल्ड करो। वो साइकिल चलाते हैं, बैलेंस करने का, संतुलन बनाने का कोशिश करता है, लेकिन वो राइटर उस साइकिल के कलर, उसकी खूबसूरती में खो जाता है और बैलेंस बिगड़ जाता है और धम से, थर्ड से हमारा चंदू गिर जाता है। वहां साहूकार की दुकान पर बैठे बहुत सारे जो लोग हैं, पीजेंट्स, ये सब उसकी तरफ देखकर बड़े हंसते हैं, मजाक करते हैं और ये उसको बहुत ज्यादा इंसल्टेड कर देता है। राइटर हमारा वहां से चला जाता है, उसका पीछा करता है, लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उसकी माँ स्कूल के लिए उसको आवाज दे लेती है और वो चला जाता है। हमारा चंदू डिटरमिन्ड हो जाता है पूरी तरह से। अब वो ये सोच लेता है कि उसे इनका जो ट्रेडिशनल जो काम है वो बिल्कुल नहीं करना। यहाँ इधर इन ग्रामीणों की स्थिति होती है, आपके विजय चंद, थानूराम, पंडित परमानंद, अदर विलेजर्स एंड स्पेशली विजय चंद। विजय चंद की पत्नी जो कि उससे 20 वर्ष छोटी है, उसने तो उसको धमकी तक दे दी है कि यदि तुमने हेयर कटिंग और शेविंग नहीं कराई तो मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगी। राइटर ने बहुत सारे डायलॉग्स के डिपिक्टेशन के माध्यम से, ह्यूमर के द्वारा इन बातों को रखने का प्रयास किया, पर चूंकि हमारा चंदू आंदोलन के मूड में था, 1930s इंडिया प्रोग्रेसिव मूवमेंट की करवट ले रहा था और ये हमारा उन हीरोज में से, भारत के उन नायकों में से चंदू भी एक नायक था जो देश की परंपरागत अव्यवस्थाएं जो थी, देश की परंपरागत जो व्यवस्थाएं थी, जो समाज के विकास और सामाजिक समरसता के बिल्कुल विपरीत थी, विपरीत लगती थी, उनको वो बदलना चाहता था। और हुआ वास्तव में ये, चंदू बोलने में एक एक्सपर्ट था। स्टार्टिंग से हमने देखा उसके करेक्टराइजेशन में आउटस्टैंडिंग करेक्टरिस्टिक्स को लेकर, केवल मात्र गणित में वो कमजोर था, बाकी अन्य कामों में बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा था वो, और बोलचाल में भी बहुत अच्छा था। उसने राजकोट के सारे नाइयों को इकट्ठा किया और उसने सब नाइयों को ये बताया कि अब हम एक यूनियन बनाएंगे और घर घर जो हमारा परंपरागत दाढ़ी कटिंग का जो कार्य है, घर जाकर
वो नहीं करेंगे। और राजकोट डिस्ट्रिक्ट में ये उस समय का पहला एक प्रकार से आंदोलन था। सबने उसका सहयोग दिया और उन्होंने मिलकर एक कलेक्टिव सामूहिक यानी एक सलून हेयर ड्रेसर स्टार्ट किया। और उसके बाद ही राइटर का कहना है कि उसके बाद ही सारी ट्रेड्स बनी, सारे जो ट्रेड यूनियंस उसके बाद बने और हमारी कहानी इस प्रकार से खत्म होती है। ये द बार्बर ट्रेड यूनियन बाय मुल्कराज आनंद, कहानी खत्म होती है। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशंस के साथ जब कहानी एग्जाम की दृष्टि से, एकेडमिक दृष्टि से जब हमारी इस तरह से होती है, पर ये अपने आप में पूर्ण जब मानी जाएगी जब हम इसके सिंबॉलिक मीनिंग, सिग्निफिकेंटिव मीनिंग और क्रिटिकल एनालिसिस करके इसके थीमेटिक व्यू तक पहुंचेंगे, इसके मैसेज तक पहुंचेंगे, तो हम मिलेंगे क्रिटिकल एनालिसिस में। इसके दोनों पार्ट मिलकर इस कहानी को आपको पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।